पोकेमॉन की दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। यदि आपने एक्स और वाई खेला है तो आप 3000 साल पहले कालोस में हुए युद्ध के बारे में जानते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट आई और आई में हमें सैकड़ों या शायद हजारों साल पहले यूनोवा में हुए गृह युद्ध के बारे में बताया गया है। और अंदर भी लेकिन एक और हालिया युद्ध है जिसे ग्रेट पोकेमॉन वॉर के नाम से जाना जाता है, जो दशकों से विभिन्न सिद्धांतों का केंद्र रहा है और जिसे अब तक कभी भी हल नहीं किया गया है। जैसा कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ग्रेट पोकेमॉन युद्ध का यह पूरा मुद्दा पहली पीढ़ी के खेलों से शुरू होता है, क्लासिक गेम बॉय के लिए लाल और नीला। लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको जल्दी से सब कुछ बता दूंगा। जब आप लेफ्टिनेंट सोर्गे के इलेक्ट्रिक टाइप जिम में पहुंचते हैं तो अन्य प्रशिक्षक आपको बताते हैं कि वह एक बहुत ही अनुशासित और पागल आदमी है जो उसके जिम में स्विच और जाल के बारे में बताता है। और जब आप उससे लड़ने लगते हैं तो वह बहुत दिलचस्प बात कहता है, अरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप युद्ध में अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, यह निश्चित है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे, युद्ध के दौरान इलेक्ट्रिक पोकेमॉन ने मुझे बचाया। उन्होंने मेरे शत्रुओं को तब तक बिजली का झटका दिया जब तक वे अशक्त नहीं हो गए। वही काम मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ये सीधे अंग्रेजी संस्करण से अनुवादित है और यह वह वाक्यांश है जो ये सब शुरू करता है। इस तथ्य को छोड़कर कि एक युद्ध अनुभवी ने 11 वर्षीय लड़के को धमकी दी थी, सोर्गे ने सिर्फ पोकेमॉन युद्ध का उल्लेख किया और इसने एक जिज्ञासु सिद्धांत शुरू किया। पहली पीढ़ी के इन खेलों में कुछ बहुत अजीब बात यह है कि लगभग कोई वयस्क पुरुष नहीं है। मेरा मतलब है जिम लीडर है और बाकी लोग टीम रॉकेट के साथ संगठित अपराध में शामिल हैं। और पूरे कांटो क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से कोई वयस्क पुरुष नहीं है। वहाँ केवल बूढ़े, बच्चे और कुछ पुरुष ही हैं जिन्हें युद्ध में नहीं भेजा गया होगा, जैसे जिम लीडर या अपराधी जो अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे। यही सिद्धांत का आधार है और अगले गेम में भी यह जारी रहेगा। दूसरी पीढ़ी के खेलों गोल्ड और सिल्वर में हम सोर्गे के जिम में फिर से जाते हैं और हमें ग्रेग नाइट नाम का एक प्रशिक्षक मिला। जब आप उसे हरा देते हैं तो वह यही कहता है, जब मैं सेना में था लेफ्टिनेंट सोर्गे ने मेरी जान बचाई। और इतना ही नहीं, क्योंकि सोर्गे के पास संवाद की एक और पंक्ति है जो ये सब दोहराती है जब आप उसका सामना करते हैं, अरे तुम जवान आदमी। मुझे इसे स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि वह मुझे चुनौती देने के लिए चतुर है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। जब इलेक्ट्रिक पोकेमॉन की बात आती है तो मैं नंबर 1 पर हूँ। मैं युद्ध में कभी नहीं हारा। मैं तुम्हें बिजली से वैसे ही मार डालूंगा जैसे मैंने युद्ध में अपने शत्रुओं को मारा था। ठीक है, अब ये हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि हाल ही में एक युद्ध हुआ था और सब कुछ इंगित करता है कि यह कांटो क्षेत्र में हुआ था। वास्तव में एक पोकेमॉन युद्ध होने के नाते यह मेवातो के निर्माण को बहुत अधिक अर्थ देता है, जो पूरी पहली पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली और टूटा हुआ पोकेमॉन था और सबसे शक्तिशाली पोकेमॉन को प्राप्त करने के लिए भयानक प्रयोगों की एक श्रृंखला से बनाया गया था। सभी में से मेव के डीएनए को आधार के रूप में उपयोग करना, इस सब का कारण कभी नहीं बताया गया, न ही प्रयोग के लिए बुनियादी ढांचा कहां से आया। लेकिन अगर यह सामूहिक विनाश का हथियार बनाने की एक सरकारी परियोजना थी तो यह सब बहुत मायने रखता है। इस सिद्धांत के अधिकांश संस्करण आमतौर पर यहीं समाप्त होते हैं, लेकिन एक बहुत छोटी समस्या है, सोर्गे कांटो से नहीं है। उनके जिम के बाहर एक विशाल चिन्ह है जिस पर लिखा है अमेरिकन लाइटनिंग, और इसके बारे में बात करने वाले सभी सैनिकों के नाम स्पष्ट रूप से अमेरिकी हैं, जो इस पूरी चीज को और अधिक दिलचस्प बनाता है। दोबारा यह छोटा सा तथ्य तीसरी पीढ़ी में दोहराया गया है, जहां हमने पोकेमॉन रेड और ब्लू के रीमेक देखे। सोर्गे के जिम प्रशिक्षकों में से एक नाइट टोकर ने उल्लेख किया है कि उनके पास नौसेना में एक कमांडिंग ऑफिसर के रूप में सोर्गे था और वह काफी सख्त थे और बहुत सावधान रहने के लिए जाने जाते थे। लेकिन हमें युद्ध का एक और विवरण भी मिलता है, एक अफवाह के रूप में, जो हमें कार्मिना सिटी पोकेमॉन सेंटर की एक पत्रिका में मिला। ऐसा कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट सोर्गे अमेरिका में अपने घर पर रहते हुए एक पायलट थे जो अपने विमान को चलाने के लिए अपने पोकेमॉन द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग करते थे। तो न केवल सोर्गे कांटो से नहीं है, बल्कि वह एक अमेरिकी पायलट था, जो दर्शाता है कि यह हवाई जहाज के साथ आधुनिक युद्ध था। लेकिन क्या पोकेमॉन की दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका मौजूद है? खैर, उत्तर कुछ जटिल है। नहीं, एक देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका पोकेमॉन की दुनिया में मौजूद नहीं है, या ऐसा लगता है। लेकिन सभी क्षेत्र दुनिया के वास्तविक क्षेत्रों से प्रेरित हैं। कांटो, योटो, होएन और सिनो जापान के अलग अलग क्षेत्र हैं। कालोस फ्रांस में स्थित है, ग्लार यूनाइटेड किंगडम में है और इसी तरह अन्य सभी क्षेत्र हैं। अमेरिका से प्रेरित क्षेत्र ब्लैक एंड व्हाइट आई और आई से यूनोवा है, जो न्यूयॉर्क शहर और उसके आसपास पर आधारित है। सूर्य और चंद्रमा से अलोला हवाई द्वीप पर आधारित है और कोलोसियम और एक्सडी से और एक क्षेत्र है। फिनिक्स एरिजोना और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट आई में पोकेमॉन वर्ल्ड टूर्नामेंट में वह छोटा आदमी जो सभी नेताओं का वर्णन करता है, आश्चर्य करता है कि क्या लेफ्टिनेंट सोर्गे यूनोवा से है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट आई वहीं होता है, इसलिए यह काफी विश्वसनीय है कि वे उसी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को केवल उसकी बात या कुछ और सुनकर ही पहचान लेंगे। इस नई जानकारी के साथ सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि यह कांटो और यूनोवा के बीच एक खूनी संघर्ष था, और यदि हम तर्क की उस पंक्ति का पालन करते हैं तो हमें पोकेमॉन एक्सडी गेम डार्क टेम्पेस्ट में थोड़ा और सबूत मिलता है। जिस क्षेत्र में ये खेल होता है और वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है और पहली पीढ़ी के खेलों में कांटो जैसी ही समस्याओं से ग्रस्त है। सेना में सेवा करने योग्य वयस्क पुरुषों की स्पष्ट कमी है
और जो मौजूद हैं वे आमतौर पर साइफर टीम से संबद्ध हैं, जो इस तथ्य के कारण एक अंधेरी बाढ़ पैदा करने में कामयाब रही कि वास्तव में कोई भी नहीं है जो उन्हें रोक सके। और यदि यह पर्याप्त नहीं था तो क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से उजाड़ है और निर्जीव, भले ही हम यह ध्यान में रखें कि इसे सोनोरान रेगिस्तान के साथ साथ एरिजोना के रेगिस्तानी इलाकों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो रहस्य सुलझ गया। जापान से संबंधित क्षेत्र पहली पीढ़ी के खेलों की घटनाओं से कुछ साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रों के साथ बड़े पैमाने पर संघर्ष में उलझ गए थे और जाहिर तौर पर सोरगे लोगों और पोकेमॉन को बिजली के झटके से मार रहा था। हालांकि कुछ चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल आश्वस्त नहीं करती। ये झात है कि यूनुवा एक युद्ध में था, लेकिन तार्किक बात यह होगी कि कांटो में और अधिक युद्ध दिग्गजों या उसके जैसा कुछ देखा जाए, है ना? या सिनोह में या योट्टो में। आप मेरा अभिप्राय समझ रहे हैं। ऐसी संभावना है कि युद्ध किसी अन्य क्षेत्र के विरुद्ध था। खैर, मैं इसके बारे में सोच रहा था जब मुझे इस घृणित चीज का पता चला। यह एक आधिकारिक पोकेमॉन कार्ड है जिसका नाम सीक्रेट मिशन है। आप इसे जिम हीरोज नामक एक विस्तार पैक में पाते हैं जो जापान में ड्रैगन वर्ष में और संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2000 में आया था। और इस चित्रण के बहुत ही अजीब निहितार्थ हैं। लेफ्टिनेंट सोरगे के पीछे एक नक्शा है जो पोलैंड के विभिन्न शहरों जैसे वार्सो और बेलस्टॉक और ब्रेस्ट लिटोव्स्क के बेलारूसी शहर को दर्शाता है, जिस पर एक विशाल चिन्ह है जिस पर डॉइचलैंड लिखा है, जिसका अर्थ है कि यह पोलैंड का एक लानत नक्शा है जब इसे जर्मनी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध। पहली नजर में यह सच होने के लिए बहुत पागलपन भरा लगता है। वे क्षेत्र पोकेमॉन में मौजूद ही नहीं है ना? हमने अभी इस बारे में बात की थी कि वास्तविक देश वस्तुतः इस दुनिया में मौजूद नहीं है और अब वे इस चीज के साथ सामने आए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा समझदारी, या कम से कम मेरे पास यह 1998 में था। उस समय पोकेमॉन दुनिया का इतिहास और भूगोल बहुत अलग था। पहली पीढ़ी बमुश्किल रिलीज हुई थी और जापान में सोना और चांदी रिलीज होने में अभी 1 साल बाकी था। और उस पहली पीढ़ी में वास्तविक दुनिया के कई स्थानों का उल्लेख किया गया था, खासकर पोकेडेक्स में। मेव की खोज गुयाना में की गई थी। आर्कानिन चीन में अपनी किंवदंतियों के लिए जाना जाता था। पैरासेक्ट बीजाणुओं का उपयोग चीनी चिकित्सा में किया जाता था और भारतीय हाथियों का उल्लेख विशेष रूप से गैस्टली और रायचू की जापानी पोकेडेक्स प्रविष्टियों में किया गया है। हाँ, पोकेडेक्स में असली जानवर भी हैं और प्रचार सामग्री भी। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, ये याद रखते हुए कि यह एक संग्रहालय है जो चंद्रमा पर मनुष्य के आगमन की वास्तविक तारीख दिखाता है। और संवाद से संकेत मिलता है कि पोकेमॉन अपेक्षाकृत नई खोज थी। यह उससे बहुत अलग है जो हम तीसरी पीढ़ी के बाद से देखते हैं, जहां पोकेमॉन हमेशा इस दुनिया का हिस्सा रहा है, जहां वास्तविक शहरों का उल्लेख बदल दिया गया था या पूरी तरह से हटा दिया गया था और जहां भूगोल स्पष्ट रूप से अलग है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली 2 पीढ़ियों का नेतृत्व सातोशी ताजिरी ने किया था, जबकि जुनिची मसूदा ने वह तीसरी पीढ़ी से निर्देशन के प्रभारी थे। धीरे धीरे ताजिरी की थोड़ी अधिक यथार्थवादी दुनिया की अवधारणा बदल रही है, जहां पोकेमॉन मानवता के लिए एक रहस्य थे। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है और पोकेमॉन गेम को 2 चरणों में विभाजित करता है। ताजिरी द्वारा बनाया गया पुराना कैनन और मसूदा द्वारा बनाया गया नया कैनन, जिसे हम आज जानते हैं। नाजी जर्मनी में लेफ्टिनेंट सोरगे की वह छवि ताजिरी के पुराने कैनन में बिल्कुल फिट बैठती है, ये जानते हुए कि यह दूसरी पीढ़ी से पहले सामने आई थी, इसलिए वे प्रभावी रूप से द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र कर रहे थे। इसका अर्थ ये होगा कि इस ब्रह्मांड में वह युद्ध कई वर्षों बाद हुआ या सोरगे बूढ़ा हो गया है, लेकिन यह अभी भी बहुत मायने रखता है और पुष्टि करता है कि पोकेमॉन ब्रह्मांड में नाजी हैं और विश्व युद्ध के दौरान सोरगे ने अपने रायचू से उन्हें बिजली का झटका दिया था। द्वितीय, या ठीक है, वह उस पुराने कैनन में। जाहिर तौर पर जब उन्होंने लगभग 30 साल पहले गेम को डिजाइन किया था तो इरादा सोरगे को एक अमेरिकी युद्ध अनुभवी बनाने का था, लेकिन नए सिद्धांत के साथ वे इससे दूर जा रहे हैं। हाल के पोकेमॉन लेट्स गो रीमेक में उन्होंने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि यह अमेरिकी है, इसलिए अब यह आसानी से एक और युद्ध हो सकता है और मुझे विश्वास है कि यह एक जवाबी युद्ध था, जैसा कि मूल सिद्धांत कहता है। केवल समय बताएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है।